नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिबूती ने जीएम मच्छर किए तैयार, मलेरिया से निपटने के लिए है रणनीति। अफ्रीका महाद्वीप में ऐसा दूसरा देश बना जिबूती। गोवा का स्थापना दिवस आज, 30 मई को मिला था 25वें पूर्ण राज्य का दर्जा। ऑपरेशन विजय के जरिए हुआ था भारत में शामिल। और ऑल आइज ऑन राफा पर आया इजराइल का जवाब, 7 अक्टूबर की याद दिलाई फिलिस्तीनी शहर है राफा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। आपने एक कहावत सुनी होगी, लोहा लोहे को काटता है। इस बात को काफी सीरियसली लिया है पूर्वी अफ्रीका में बसे एक देश ने। इस देश ने मच्छरों से निपटने के लिए मच्छरों का इस्तेमाल किया है। दरअसल पूर्वी अफ्रीका के देश जिबूती में मच्छरों का आतंक है। आलम यह है कि बाकी अफ्रीकी देशों में मच्छर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन जिबूती में ये मच्छर शहरी क्षेत्रों में भी खूब फल फूल रहे हैं। जिबूती के लिए यह समस्या इसलिए भी इतनी विकराल हो गई है क्योंकि यहाँ की तकरीबन 70% आबादी शहरी क्षेत्र से निवास करती है। जिबूती में सबसे बड़ी परेशानी बनकर उभरी थी एनोफिलीज स्टेफेंसी नाम के मच्छर की प्रजाति। एनोफिलीज स्टेफेंसी एक इन्वेसिव स्पीसीज है जो कि अफ्रीका में दक्षिण एशिया और अरब प्रायद्वीप से आई है। ये मच्छर पहली बार अफ्रीका में साल 2012 में मिला था। अब एक डाटा सुनिए और खुद ही इन मच्छरों के आतंक का अंदाजा लगाइए। साल 2012 में जिबूती में मलेरिया के 27 मामले दर्ज किए गए थे, जो कि 2020 में बढ़कर 73,000 का आंकड़ा पार कर गए। जिबूती के अलावा ये प्रजाति अन्य अफ्रीकी देशों जैसे इथोपिया, सूडान, सोमालिया और नाइजीरिया में भी फैली है। ये तो हुई समस्या की बात। अब देखते हैं कि जिबूती ने इस चुनौती से निपटने के लिए क्या किया। दरअसल जिबूती में जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर छोड़े गए हैं। देखिए, मलेरिया फैलाने के लिए फीमेल मच्छर ही जिम्मेदार है, तो जिबूती में जीएम मेल मच्छर छोड़े गए हैं। जब ये जीएम मेल मच्छर फीमेल मच्छरों के साथ मीटिंग करेंगे तो जो फीमेल मच्छर प्रोड्यूस होंगी तो इनमें मौजूद जीन इन्हें अडल्टहुड अचीव नहीं करने देगा। अल्टीमेटली क्या होगा, फीमेल मच्छर बड़ी होकर काटने की एज ही हासिल नहीं कर पाएंगी, तो मलेरिया के मामले भी कम हो जाएंगे। सिंपल वर्ड्स में समझें तो जीएम मेल मच्छर में ऐसे जीन डाले गए हैं जो कि इनके फीमेल बच्चों को बड़ा होने से पहले ही मार देगा। ऐसा नहीं है कि मच्छरों के खात्मे के लिए अफ्रीका में यह तरीका पहली बार अपनाया गया है। अफ्रीका महाद्वीप में जिबूती दूसरा ऐसा देश है जहां पर जीएम मच्छरों को छोड़ा जा रहा है। इससे पहले यह तरीका अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में आजमाया गया था। जीएम मच्छरों को लेकर दुनिया भर में लगातार बहस चल रही है। इसके फायदे तो हैं, लेकिन कई लोग कई आधारों पर इसकी आलोचना भी करते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात, विशेषज्ञों का मानना है कि जीएम मच्छरों को इंट्रोड्यूस करने में बहुत जल्दीबाजी की जा रही है। अभी इस पर प्रॉपर टेस्टिंग और ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। आशंका जताई जा रही है कि जीएम मच्छर कुछ ऐसे पैथोजेंस डेवलप कर सकते हैं जो कि इंसानों के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। इसके अलावा ये जीएम मच्छर म्यूटेड होकर और ज्यादा मच्छर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा खतरा है। देखिए, अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि जब जीएम मच्छरों से खतरा है तो जिबूती जैसे देश किसी और सोल्यूशन पर क्यों नहीं जा रहे हैं। जिबूती कोई अमीर देश नहीं है जो किसी फैंसी सोल्यूशन पर जा पाएगा। जीएम मच्छर मलेरिया से निपटने का ऐसा तरीका है जो कि पूरे देश की जनसंख्या को समान तौर पर प्रभावित करेगा। ये सोल्यूशन वैक्सीन की तरह नहीं है जिसे अमीर लोग ही अपना सकें। इसके अलावा ये एक सरल तरीका है जिसमें कम मैन पावर की जरूरत है। साथ ही इससे पर्यावरण में कोई कीटनाशक भी ऐड नहीं हो रहा है। जैसे कि मच्छरों से निपटने के लिए पेस्ट कंट्रोल का भी इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि गोवा का प्लान बनता है कैंसिल होने के लिए। आपका भी गोवा घूमने का प्लान कभी ना कभी कैंसिल जरूर हुआ होगा। हम आपको गोवा घुमा नहीं सकते, लेकिन गोवा से जुड़ी जरूरी जानकारियां जरूर आप तक पहुंचा सकते हैं। दरअसल आज यानी 30 मई के दिन गोवा का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मई सन 1987 को गोवा को भारत के 25वें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है। यह क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का सबसे छोटा राज्य है। पणजी को गोवा की राजधानी और कोंकणी को गोवा की राजकीय भाषा घोषित किया गया था।
गोवा के इतिहास में 19 दिसंबर का दिन भी अहम है। 19 दिसंबर के दिन गोवा लिबरेशन डे या गोवा मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साल 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के जरिए पुर्तगाली ताकतों को गोवा छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इस तरह 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन मुक्त हुआ था, इसलिए इसे गोवा मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। गोवा में पुर्तगाली शासन की उपस्थिति साल 1510 से शुरू हुई थी। स्थायी शासन की शुरुआत अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा बीजापुर के शासक को हराने के बाद मानी जाती है। गोवा पर शासन बनाए रखने के लिए पुर्तगालियों ने मराठों और दक्कन के शासकों से कई युद्ध लड़े। 1812 से 1815 के दौरान कुछ समय के लिए गोवा ब्रिटिशर्स के कब्जे में भी रहा, लेकिन पुर्तगालियों के पास गोवा सबसे लंबे वक्त तक, यहां तक कि भारत की आज़ादी के बाद तक रहा। साल 1947 में आज़ादी के बाद पुर्तगाल ने भारत की सरकार से वार्ता करने से इनकार कर दिया था। साल 1949 में पुर्तगाल नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया था। इस तरह भारत सरकार को गोवा पर पश्चिमी ताकतों के आक्रमण का डर भी था। भारत सरकार हर हाल में गोवा को भारत के एकीकरण में शामिल करना चाहती थी और अंत में भारत सरकार ने घोषणा की कि गोवा को भारत में शामिल होना चाहिए, या तो शांति के साथ या ताकत का प्रयोग किया जाएगा। ऑपरेशन विजय के बाद पुर्तगालियों ने सरेंडर कर दिया। गोवा और दमन एवं द्वीप को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अब गोवा में मौजूद कुछ और विशेष चीजों पर आइए नजर डाल लेते हैं। गोवा में एक नेवल एविएशन म्यूजियम स्थित है। ये एशिया में स्थित इकलौता नेवल एविएशन म्यूजियम है। वहीं ये भारत में स्थित 2 मिलिट्री म्यूजियम्स में से एक है। गोवा में स्थित मोर्मुगुआ पोर्ट भारत के मेजर पोर्ट्स में से एक है। ये पोर्ट लौह खनिज निर्यात के लिए एक लीडिंग पोर्ट है। इसके अलावा गोवा में उसगालिमल रॉक कार्विंग मौजूद है। ये रॉक्स कुशावती नदी के किनारे पर स्थित हैं। ये रॉक्स न्यूलिथिक पीरियड यानी कि नवपाषाण काल से संबंधित हैं। गोवा की भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दूध सागर वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल भारत के सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से एक माना जाता है। जानते हैं गोवा में जीडीपी पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सभी भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा है। कुछ दिनों पहले हमने WHO की 77वीं हेल्थ असेंबली के बारे में खबर कवर करी थी। दरअसल WHO की 77वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 27 मई से 1 जून के बीच आयोजित की जा रही है। इसे ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल की थीम के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस बैठक के दौरान ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजी लॉन्च करने की तैयारी है। इसी बैठक के दौरान भारत ने भी एक साइड इवेंट आयोजित किया है। ये इवेंट महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य पर आयोजित की गई है। ये बैठक नॉर्वे, यूनिसेफ, UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और PMNCH यानी पार्टनरशिप फॉर मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ के साथ मिलकर आयोजित की गई है। इस बैठक का मकसद नवजात बच्चे, किशोर और मातृत्व से जुड़े स्वास्थ्य में नई तकनीक और दुनिया भर में प्रचलित प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस करना है। इस मौके पर भारत की रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ RCH1, RCH2 पहलों और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को हाईलाइट किया गया। इसके अलावा भारत में चलाए जा रहे टेलीमानस पहल को भी मेंशन किया गया। देखिए, भारत के नेशनल हेल्थ मिशन का मुख्य मकसद है शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना। इसी के चलते सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर फैमिली प्लानिंग, मातृत्व स्वास्थ्य, टीकाकरण और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध रहती हैं। इसके अलावा सरकार ने नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया और टेलीमानस की पहल भी शुरू की है। टेलीमानस से मतलब है टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। इसमें लोग टोल फ्री नंबर या शॉर्ट कोड डायल करके टेलीमानस हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। यह कॉल IVRS आधारित ऑडियो कॉलिंग है, जिसमें ऑटो कॉल बैक की सुविधा भी उपलब्ध होगी। कॉल बैक सेवा के माध्यम से कॉल करने वाले से पहले एक प्रशिक्षित मानसिक सलाहकार द्वारा बात की जाएगी। टेली सलाहकार या तो अपनी क्षमताओं के भीतर जरूरी देखभाल प्रदान करेंगे या कॉल करने वाले को विशेषज्ञ देखभाल के लिए रेफर करेंगे। यदि कॉल करने वाले को विशेष देखभाल की जरूरत होती है तो कॉल को एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा हैंडल किया जाएगा।
इस स्तर की सेवा में ऑडियो और वीडियो दोनों विकल्प शामिल होंगे। बता दें कि मानसिक स्वास्थ्य हमारी ओवरऑल हेल्थ का अहम हिस्सा है। इसे केवल मानसिक बीमारी तक सीमित नहीं किया जा सकता है। इसमें मेंटल वेलबींग, मेंटल डिसऑर्डर का ना होना, उनका इलाज और देखभाल भी शामिल है। अब तक आपके पास सोशल मीडिया के जरिए फैल रहे एक पोस्ट की खबर पहुंच चुकी होगी। दरअसल भारत समेत दुनिया भर के सेलिब्रिटीज ऑल आइज ऑन राफा यानी राफा पर सबकी नजर है नाम के एक पोस्ट कर रहे हैं। मकसद है इजराइल की आर्मी द्वारा राफा में किए जा रहे हमलों का विरोध करना। हालिया हवाई हमले में राफा में 45 सिविलियन समेत एक बच्चे की भी मौत हो गई है। अब इस पर इजराइल का भी जवाब आ गया है। इजराइल ने सोशल मीडिया यूजर से पूछा है कि जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तब उन्होंने इसे लेकर कुछ पोस्ट क्यों नहीं किया। इजराइल ने ट्विटर यानी एक्स पर पोस्ट करके पूछा है कि 7 अक्टूबर को आपकी आंखें कहां थीं। उन्होंने इसके साथ एक फोटो भी शेयर की है। फोटो में एक हमास आतंकी एक बच्चे के सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले में इजराइल में करीब 1160 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। हमास के आतंकियों ने करीब 250 लोगों को बंधक भी बना लिया था, जिसमें से दर्जन को नवंबर में रिहा कर दिया गया था। इजराइल का मानना है कि अभी भी 99 बंधक आतंकियों के कब्जे में जिंदा हैं, वहीं 31 की मौत हो चुकी है। यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला सोशल मीडिया के दौर में कुछ ऐसा ही है। लोग दरअसल उन्हीं चीजों का विरोध कर रहे हैं जो मीडिया उन्हें दिखा रहा है। जिन बातों को मीडिया ने तूल नहीं दिया वो लोग भी उसे जरूरी नहीं समझते। जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो लोगों ने ट्रेंड नहीं चलाया। अब इजराइल ने राफा में नागरिकों पर हमला किया तो ट्रेंडिंग है। लोगों के विरोध का तरीका सिलेक्टिव है। भारत में ही बैठे लोग मणिपुर पर चुप हैं पर राफा पर मुखर। पाकिस्तान के लोगों को कश्मीर की चिंता है लेकिन बलूचिस्तान और पीओके में हो रहे दमन पर वे मौन हैं। यूएसए अपने ही देश के रेसिस्ट माइंडसेट पर शांत है लेकिन भारत में लोकतंत्र खतरे में है, इसकी उसे चिंता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया पर कमेंट करना आसान होता है और अपने ही आसपास की हो रही घटनाओं का विरोध करना मुश्किल। हमारे और आपके लिए अमेज़न के जंगलों की चिंता करना आसान है लेकिन पास की नदी से चुराई जा रही रेत पर बोलना थोड़ा मुश्किल है। महिलाओं के अधिकारों पर पोस्ट करना आसान है लेकिन अपने ही घर में तपती गर्मी में रोटी सेक रही मां के अधिकारों के लिए बोलना मुश्किल है। इसलिए जरूरी है कि हम हर गलत बात का विरोध करें, तभी बात बनेगी। केवल अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किए गए विरोध को नकार दिया जाएगा या तर्कों के साथ काउंटर कर दिया जाएगा। बता दें कि राफा फिलिस्तीन का एक छोटा सा शहर है। यह गाजा पट्टी के दक्षिण में बसा है। इसकी सीमा इजिप्ट से मिलती है। जब इजराइल ने हमास आतंकियों को खत्म करने के लिए गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके में अभियान छेड़ा तो वहां बसे लोगों को छोड़कर राफा जाने के लिए कहा गया। लेकिन अब इजराइल ने राफा पर भी अटैक शुरू कर दिया है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध किया जा रहा है। चलिए अब नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है फोरम शॉपिंग। फोरम शॉपिंग दरअसल एक अदालती प्रथा है जिसमें कोई याचिकाकर्ता या वकील जानबूझकर अपने मामले को किसी ऐसे जज या अदालत में ट्रांसफर करने की कोशिश करता है जहां उसे लगता है कि फैसला उनके फेवर में हो सकता है। जैसा कि कई बार लॉयर्स PIL के जरिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले को ज्यादा हाईलाइट मिलेगा। अब आइए नजर डालते हैं आज की रैपिड न्यूज पर। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे ओडिशा के तट से भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK1 विमान से टेस्ट किया गया। यह स्वदेशी रूप से विकसित सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम पर आधारित है। DRDO ने इसे नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में विकसित किया है जिससे जमीन पर विभिन्न प्रकार के संचार, रडार और कमांड एवं नियंत्रण केंद्रों को नष्ट किया जा सके। यह मिसाइल 2000 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम है तथा इसकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन में तापमान नियंत्रित वेयरहाउसिंग, आइस बैटरी तकनीक और कुशल पैकेजिंग समाधान पर चर्चा की। इसका उद्देश्य भारत के खराब होने वाले सामान उद्योग के लिए कुशल कोल्ड चेन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में मदद करना है तथा इस शिखर सम्मेलन में कोल्ड चेन डायनेमिक्स मैपिंग इंडियाज लॉजिस्टिक्स ट्रांसफॉर्मेशन पर FICCI ग्रांड थार्नटन भारत रिपोर्ट भी जारी की गई। इसके अलावा कोल्ड चेन के डेटा को डिजिटल बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित की जा रही है। इस ऐप का उद्देश्य क्षमता उपयोग को बढ़ाना, ईंधन लागत और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है।
T20 विश्व कप के शुरू होने से पहले ही खतरे के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल न्यूयॉर्क में भारत पाकिस्तान T20 मैच को लेकर ISIK ने लोन वुल्फ हमले की धमकी दी है। यहाँ लोन वुल्फ से तात्पर्य आतंकी संगठनों के सदस्य या समर्थक से होता है जो संगठनों से संकेत लेते हैं और स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इसलिए इन हमलों को और हमलावर को ट्रेस करना काफी कठिन होता है। यदि हम ISIS के यानी ISIS खुरासन की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में हुई। यह दक्षिण और मध्य एशिया में सक्रिय इस्लामिक स्टेट की एक शाखा है। इसे तहकीक तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान सहित आतंकवादी समूहों के सदस्यों द्वारा गठित किया गया है। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने अपना पहला रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्टिकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर यानी SORTED लॉन्च किया है। पिछले कुछ महीनों में 4 असफल प्रयासों के बाद इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट है और विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है जिसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह एक 2 चरण वाला रॉकेट है जिसकी क्षमता 300 किलोग्राम तक का भार 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने की है। इसके अलावा इसे अग्निकुल द्वारा स्थापित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च पैड धनुष से लॉन्च किया गया। यह लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में इसरो के रॉकेट पोर्ट के अंदर स्थित है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को स्थिर से सकारात्मक में अपग्रेड किया। रेटिंग एजेंसी ने भारत के मजबूत विकास और सरकारी खर्च की बढ़ती क्वालिटी की वजह से यह फैसला किया है। रेटिंग फर्म ने रेटिंग की BBB- लॉन्ग टर्म और A3 शॉर्ट टर्म रेटिंग पर विचार रखा है। यहाँ BBB- सबसे निचली निवेश कैटेगरी रेटिंग है। पिछली बार एजेंसी ने 2010 में रेटिंग आउटलुक को अपग्रेड किया था। अब इसे नकारात्मक से स्थिर में बदला गया है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग किसी देश के निवेश आउटलुक के रिस्क लेवल को मापने का एक साधन है। इसके साथ ही यह इन्वेस्टर्स को देश की अपने डेप्ट चुकाने की कैपेसिटी से अवगत कराती है। हर साल 30 मई को भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 1826 में आज ही के दिन हिंदी का पहला अखबार प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था उदंड मार्तंड। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसके संपादक व प्रकाशक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। इसका प्रकाशन उस समय हुआ था जब भारतीय मीडिया परिदृश्य पर अंग्रेजी, फारसी और बंगाली अखबारों का दबदबा था। हालांकि 79वें संस्करण के बाद इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया था। यदि हम भारत में प्रकाशित प्रथम अखबार की बात करें तो बंगाल गजट था। इसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा भारतीय भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र दिग्दर्शक था। भारत 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना। यह पहली बार है जब भारत इसका अध्यक्ष बना है। कोलंबो प्रोसेस एक क्षेत्रीय सलाहकार मंच है। इस क्षेत्रीय समूह की स्थापना 2003 में की गई थी। कोलंबो प्रोसेस में प्रवासी श्रमिकों के मूल वाले एशियाई देशों के 12 सदस्य देश शामिल हैं। यह विदेशों में रोजगार के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। यह सुरक्षित, व्यवस्थित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देता है। अब आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा या फिर कर्नाटक? अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंत मार्तंड था। इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल, राजा राममोहन राय, जेम्स ऑगस्टस हिक्की या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? आइए अब एक नजर पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर भी डाल लेते हैं और जानते हैं उनके क्या थे सही उत्तर। पहला प्रश्न पूछा गया था, प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? RBI, सेबी, CSO या फिर नीति आयोग? इसका सही जवाब है विकल्प A। विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा या फिर कार्तिकेय? इसका सही जवाब है विकल्प A। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।